Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of December 2020. तो आज है तारीख 24 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर यही बताऊंगा कि ये जो वीडियो है ये आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर डिटेल्ड आर्टिकल आप लोगों को सीखने को मिल सकते हैं और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप कोई सा भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो डेली करंट अफेयर के बेसिस के ऊपर। तो गाइज इसी के लिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे, इस बटन को दबा देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप डेली बेसिस पे इस वीडियो की नोटिफिकेशन ले पाओ। ठीक है, तो बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन कर लेना ताकि आपके पास डेली इस वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। नाउ गाइज, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, जो कि सभी लोग बच्चे यहाँ पर कमेंट करते रहते हैं कि पीडीएफ लेक्चर की कहाँ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक आप लोग को दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वहां से इस लेक्चर की पीडीएफ डेली बेसिस पे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहला आर्टिकल होगा हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड, जिसको हमने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में गलत डिस्कस किया था। जी हाँ, गौर किया होगा बहुत सारे लोगों ने। हम लोगों ने थोड़ा सा गलत डिस्कस किया था, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई मिस्टेक होती है न्यूज़पेपर एनालिसिस में तो वो उस दिन या अगले दिन करेक्ट कर दी जाती है। तो ये कोई आपको यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि मैं यहाँ पर श्योरिटी लेता हूँ इस चीज़ की। मैं वापस से एनालाइज करता हूँ सारी चीज़ों को और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो होता क्या है कि जो है, जब उठो सुबह सुबह, देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तो रात के अभी बज रहे हैं 2। सारे आर्टिकल्स को इकट्ठा कर लिया गया है। 12 बजे के बाद आर्टिकल्स पब्लिश होने लगते हैं, तो सारे आर्टिकल्स को इकट्ठा करके अब 2 बजे मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब क्या होगा, इसके बाद मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए कंटेंट तैयार करूँगा। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो बीच में एक गैप जो रहेगा हमारा 2 से 3, तो 1 घंटा मैं यहाँ पे सोऊंगा और 1 घंटे बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको लिए कंटेंट तैयार करूँगा न्यूज़पेपर एनालिसिस का। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर की रिकॉर्डिंग करूँगा। तो थोड़ा सा माइंड जो है ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसी मिस्टेक देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, लेकिन मिस्टेक होगी तो मैं उसको क्लियर भी करूँगा। ओके, नाउ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल आता है एक बर्ड का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, इन्होंने बोला क्या, ये एक नया स्टेप लेकर आए, एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप लेकर आए। कौन सी बर्ड के लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। और ये जो बर्ड है आप लोगों को पिक्चर में दिख रही होगी, इसको बचाने के लिए किन से? तारों से। ठीक है, इन तारों से बचाने के लिए एक स्टेप उठाया गया है और उस स्टेप का नाम है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। अब यहाँ पे इन तारों के ऊपर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप फोकस करो, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, है ना, व्हाइट व्हाइट कलर से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा, ये जो व्हाइट व्हाइट है, अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके पिक्चर में दिखाऊंगा। तो ये है क्या, ये एक फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर है। इससे क्या होगा, बर्ड जो है ना वो इस वायर के ऊपर नहीं बैठेगी, क्योंकि इसके अंदर हाई वोल्टेज का करंट है। बर्ड इसके ऊपर बैठेगी, इसको करंट लग जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये टांग दिए जाएंगे इसके ऊपर, ये छोटे छोटे आप लोग व्हाइट कलर के दिख रहे होंगे, तो इससे जो है पता चल जाएगा और बर्ड जो है इससे दूर डिस्टेंस बना के रखेगी। डिस्टेंस बना के रखेगी तो ये स्पीशीज खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि मेन बात यही है कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये जो प्रजाति है, ये बहुत तेजी से खत्म हो रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थ्रेटेंड स्पीशी है इंडिया की। ये जो प्रजाति है ये बहुत ही ज्यादा खतरे के अंदर है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर 150 से भी कम बर्ड बची हैं, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और अगर हम बात करें, इसको एंडेंजर्ड का टैग दे चुका है कौन? आईयूसीएन। आप लोग को मालूम होना चाहिए, आईयूसीएन जो है ये किसी भी एनिमल जो भी खतरे में होती है, जो भी प्रजाति, उसको रेड लिस्ट के अंदर डाल देती है, जिससे हम लोग को मालूम चल जाए कि हाँ ये जो प्रजाति है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ओके, नाउ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, बन जाता है आईयूसीएन। मैंने काफी बार बताया क्या है, तो आईयूसीएन की फुल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोग टाइप करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पे आओ, यहाँ पर क्या है, 2019 की रिपोर्ट लाई गई मिनिस्ट्री के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि ये जो वायर हैं आसपास, आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आसपास जो वायर देखने को मिल रहे थे, ठीक है, इधर उधर से, ठीक है, जो ये बर्ड्स हैं इनके आसपास जो वायर है थार रीजन के अंदर में, उनके अंदर हाई वोल्टेज का करंट है।
और आधी तो मौतें इन बर्ड की ऐसे ही हो गई, उस वायर के ऊपर बैठकर उन्हें करंट लगने के बाद उनकी डेथ हो गई। आधी तो मौतें ऐसी हो गई, आधी प्रजाति ऐसी खत्म हो गई। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन स्टेप उठाया है, और वो स्टेप है एक फायर फ्लाई डिटेक्टर। अब ये जो फायर फ्लाई डिटेक्टर है, ये दूर रखेगा इस चिड़िया को, इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, उस करंट भरे तार से। ठीक है, तो यहां पर इसको इंस्टॉल करा जा रहा है, इन सब चीजों को इंस्टॉल करा गया है और उसी के बारे में बताया गया है। अब ये जो डाइवर्टर है, इन्हें हम लोग फायर फ्लाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक फायर फ्लाइज की तरह लगते हैं। अगर हम दूर से देखें तो, दूर से अगर हम देखें तो ये जुगनू की तरह लगते हैं। फायर फ्लाई होता क्या है, बेसिकली जुगनू, चमकते हैं। ठीक है, तो पावर लाइन के ऊपर जो तार हैं उनके ऊपर ये चमकते हैं, टिमटिमाते रहते हैं रात के टाइम में। यहां पर पिक्चर में आप लोगों को अगेन दिखाना चाहूंगा ये। ठीक है, यहां पे आप लोगों को ये दिखेगा व्हाइट व्हाइट कलर से चमचमा रहे हैं। अब चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूं ये एग्जैक्टली फायरफ्लाई कैसे होते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, ये है फायरफ्लाई। इस तरीके से इन फायरफ्लाइज को टांग दिया जाता है तारों के ऊपर, तो ये जुगनू की तरह चमचमाते हैं और इससे दूर रहती है हमारी बर्ड, इससे दूर रहेगी हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और वो प्रजाति भी खत्म होने से बच जाएगी। ओके, नाउ गाइज आते हैं वापस आर्टिकल के ऊपर। तो यही था ये आर्टिकल जो कि हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन गलत वे में, तो उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ दिल से। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे, हम लोग आएंगे आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। अब ये जो आर्टिकल 2 है, यहाँ पर एक फाइटर जेट है जो कि यूएस डेवलप कर रहा है इंडिया के साथ, और यहाँ पर इंडिया को बहुत सारी हेल्प मिलेगी इसके द्वारा। FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, बोइंग अनाउंस दैट सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो चुका है इसका। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये जो सक्सेसफुली आप कह सकते हो टेस्टिंग है इसकी, वो हो चुकी है इस फाइटर जेट की। किसके साथ? इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर इसका एक सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। और वो टेस्ट कहाँ पर करा गया है? वो हुआ है मैरीलैंड में। मैरीलैंड जो कि यूएस के अंदर में, वहां पर ये टेस्ट करा गया है। ओके, तो यहाँ पर यही था, इसके अंदर और कुछ नहीं है। आपके जानने के लिए आप इसे इजीली स्किप कर सकते हो। अभी सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जल्द ही। ओके, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये कौन सा फाइटर जेट है, इसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, F-18 सुपर हॉर्नेट। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाएंगे, थर्ड आर्टिकल। अब इस आर्टिकल को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर बात करी गई है अब्दुल रहीम खानी खाना की। तो ये एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। बहुत इनसे आप कह सकते हो, ये जो टॉपिक है ना, आप हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। हाँ, एक बात यहाँ पे टॉपिक से याद आई। देखो, बहुत से बच्चे पहले जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, देखो मैं पहले क्या करता था, यहाँ पे क्या करता था, एक टैग लगा देता था, है ना, टैग लगा देता था, और वो कौन से आर्टिकल से रिलेट करता था वो बता देता था। देखो, एक तरीके से वो वेस्ट ऑफ टाइम भी था, है ना, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कंप्लीट सिलेबस। अब आपको सिलेबस देखना है एक बार को, फिर उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस आपको अच्छी तरीके से देखना है और नोट डाउन करना है। इस वजह से मैंने इसको लगाना, मतलब ये जो पुट डाउन करना हटा दिया। ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम था एक तरीके से भी। हम लोग उसके अंदर एक्सप्लेन करते थे, ये आर्टिकल कल्चर से रिलेट करता है और जिस जीएस पेपर में आता है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया। नाउ यहाँ पर बात करते हैं इस आर्टिकल की। तो जो ये रहीम खान का टॉम्ब है, ये ओपन हुआ था पब्लिक में आफ्टर 6 years ऑफ रिस्टोरेशन वर्क के बाद यहाँ पे इसको ओपन करा गया था। तो इस टॉम्ब के बारे में बताया गया है। नाउ इस टॉम्ब का हम इतिहास देखने वाले हैं और इसको कंपेयर करेंगे ताजमहल के साथ। नाउ जो ये अब्दुल रहीम खानी खाना है, इनका ये एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, इन्होंने ये टॉम्ब बनवाया था, इन्होंने ये गुम्बद बनवाया था। अब इनका जन्म कब हुआ था? 1556 में। डेथ हो गई है 1627 में। इनको जाना जाता था रहीम के नाम से। ये कवि थे, पोएट थे, जो कि इंडिया में रहते थे। और ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर अकबर का, कब किस समय की बात है ये? जब मुगल एम्परर चलता था अकबर का, तो उस समय पर यहाँ पर ये इंडिया के अंदर रहते थे, कवि थे। जो अब्दुल रहीम थे, ये सन थे, बेटे थे किसके? बैरम खान के। और ही वॉज वन ऑफ द 9th इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, यानी दीवान जो होते हुआ करते थे, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जो दीवान हुआ करते थे, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट दीवान थे। ठीक है, उसके अंदर यही इंक्लूड थे। तो यहाँ पर अब्दुल रहीम खान एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर दीवान थे उस टाइम के, जिन्हें हम लोग नवरत्न भी कहते थे। रहीम जो है, ये अपने हिंदी दोहे के लिए जाने जाते थे, जिसे हम लोग कपलेट कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो बुक्स थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो भी बहुत सारी बुक्स वगैरह इन्होंने लिख रखी थी और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट कर रखा था।
अपार्ट फ्रॉम राइटिंग वेरियस दोहाज, यानी दोहा लिखने के बाद ये और क्या करते थे, ये बाबर्स के जो मेमोयर्स थे उनको ट्रांसलेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल उनका एक था बबुरनामा, बाबुरनामा था जो कि चगताई लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन में, ट्रांसलेटर का काम करते थे। उसके बाद इनकी बहुत ही बढ़िया कमांड थी संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर। अगर हम संस्कृत में बात करें तो इन्होंने 2 किताबें भी लिख रखी हैं, और उन किताबों को किस सब्जेक्ट के ऊपर लिखा है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ठीक है। और उन किताबों का नाम क्या है दोनों का, खेतु कौतुकम एक है, दूसरी है द्वत्रिम शादयोगावली, ठीक है। ये 2 बुक्स हैं। जो विलेज है, एक गांव का नाम है खान खान, तो इसका जो गांव का नाम पड़ा है ये भी इन पर्सनैलिटी जो हमारे रहीम जी हैं इनके नाम के बाद इस गांव का नाम रखा गया है। और जो ये कि गांव लोकेटेड है कहां पर, नवान शहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में ये गांव लोकेटेड है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल देखेंगे इस गुंबद के बारे में। जो ये टॉम्ब है अब्दुल रहीम खानी खाना का, ये जो टॉम्ब है कहां पर लोकेटेड है, नियर हुमायूं टॉम्ब, जो हुमायूं गुंबद है वहां के उसके पास ही लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। ये बनवाया गया था इनके द्वारा उनकी वाइफ के लिए 1598 में। और आप लोगों को मालूम होगा इनकी वाइफ के लिए तो बनवाया गया था, इनकी वाइफ को वहां पर बरीड भी करा गया था, दफनाया भी गया था। साथ ही साथ इनकी जो डेड बॉडी थी जब इनकी डेथ हुई थी उसको भी वहां पर ही बरीड करी गई थी 1627 में। अगर हम बात करें ताजमहल से कंपैरिजन करें इस टॉम्ब की, तो वो है, अगर हम बात करें जो अब्दुल रहीम खाने खाना टॉम्ब है, ठीक है, जो इन्होंने टॉम्ब बनवाया था उससे 50 आप कह सकते हो उससे 50 साल पहले, 5 डिकेड्स पहले ताजमहल बना हुआ था। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने, सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है ना। तो यहाँ पे उसी की तरह यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना ने भी अपनी वाइफ के लिए जो महाबनु हैं उनके लिए ये उनकी मेमोरी में इस टॉम्ब को बनवाया था। और साथ ही साथ ये इस टॉम्ब को बनवाने के साथ साथ ये ऐसा पहला मुगल टॉम्ब बन गया था जो कि बनवाया गया था वुमेन के लिए, मुगल टॉम्ब, ठीक है, मुगल टॉम्ब जो विमेन के लिए बनवाया गया था। इनकी डेथ के बाद 1627 में रहीम जी की डेथ हुई, और उसके बाद डेथ के बाद इनको भी दफना दिया गया इनकी वाइफ के बराबर में ही, वहीं पर उसी टॉम्ब पर, ठीक है, जस्ट लाइक शाहजहां। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, यहां पर इस आर्टिकल को हमने खत्म किया। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, ये हमारा 4th आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर फिर से एक और पर्सनैलिटी के बारे में बात करी गई है जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। इनका नाम है अस्ताद देबू। अस्ताद देबू की यहाँ पे मौत हो गई है मुंबई के अंदर, और इनकी डेथ जो है हुई है 73 एज में, 73 साल के हो गए थे। देखो हुई क्यों है, रीजन क्या था इसके पीछे, इसके पीछे रीजन था नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वहां पे कैंसर हो गया था इन्हें, है ना। तो एक तरीके का कैंसर ही था ना। अगर हम बात करें तो जो ये अस्ताद देबू हैं, इनका जन्म हुआ था 1947 में, डेथ हो गई है 2020 के अंदर में। ये एक इंडियन कॉन्टेम्प्ररी डांसर थे, कोरियोग्राफर भी थे, ठीक है, कोरियोग्राफर, चोरियोग्राफर नहीं, कोरियोग्राफर थे। इनको एक पायनियर भी बोला जाता था मॉडर्न डांस का, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर मॉडर्न डांस का पायनियर, जेम बोला जाता था इन्हें। साथ ही साथ इनको इंट्रोड्यूस करा गया कथक के लिए, यानी कि सबसे पहले इनसे बोला गया कि भाई कथक सिखाया गया इन्हें, किनके द्वारा, गुरु प्रहलाद दास के द्वारा, जब ये 6 साल के थे, अस्ताद देबू जी, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन्होंने कथक सीखा उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कथकली सीखा। वो किससे सीखा, गुरु ई कृष्णा पैनिकर से। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मास्टर बनते गए और मॉडर्न डांस टेक्निक्स का ये मास्टर बन चुके थे, ठीक है। इन्होंने कोलैबोरेशन करा बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करा, जैसे कि पिना बॉसुच के साथ, साथ ही साथ एलिसन बेकर चेस के साथ, और पिंक फ्लॉयड के साथ। ये इनको अवार्ड भी दिया गया, किसके द्वारा, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा यहाँ पे इनको अवार्ड भी दिया गया था 1996 में, और दूसरा अवार्ड पद्मश्री अवार्ड मिला गया था इन्हें 2007 के अंदर। तो आप समझ सकते हो बहुत ही ऑनरेबल पर्सनालिटी है अस्ताद देबू, आपको नाम याद रखना है इनका। ओके, नाउ बढ़ेंगे आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये 5th आर्टिकल, यहां पर बात हो रही है ब्रेक डांस के बारे में। जो ब्रेक डांस है उसे एक ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट बना दिया गया है, तो इसके अंदर यहां पर यही डिस्कस करा गया है ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट के बारे में। तो ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है इसने यहां पर इस ब्रेक डांस को उठाया और बोला कि भाई ये एक ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट बन गया है, इसको अब मेडल इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे लोग, जो भी स्ट्रीट डांसर थे हमारे वो सब मेडल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रोग्राम होने वाला है 2024 के अंदर पेरिस गेम्स में।
2024 में पेरिस गेम्स होंगे, उसके अंदर ये जो ब्रेक डांस है ये एक ओलंपिक स्पोर्ट का दर्जा लेगा। ऑल्सो कंफर्म फॉर पेरिस बाय द आईओसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इन्होंने और भी बहुत सारे गेम्स को इसके अंदर इंक्लूड करा। फॉर एग्जाम्पल स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। ब्रेक डांस जो है ये सबसे पहले प्रपोजल रखा गया था पेरिस ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा ऑलमोस्ट 2 years एगो, 2 साल पहले ये रखा गया था 2018 के अंदर में। नाउ यहाँ पे अब यहाँ पर ये सपना पूरा कर रहे हैं और जो है ब्रेक डांस, जो भी यहाँ पे ब्रेक डांस के दीवाने हैं, लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है यहाँ पर। नाउ बढ़ेंगे आगे आर्टिकल नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 का ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट रिलीज किया है। यहां पर बताया कि जो 2019 साल निकला है उसके अंदर लोगों को कौन सी बीमारियां हुई हैं, टॉप की कौन सी बीमारियां ट्रेंड करी, यानी सबसे ज्यादा जो बीमारियां हुई हैं 2019 में, सबसे ज्यादा जो लोगों की मौत हुई है वो किस बीमारी से हुई है, यहां पर यह बताया गया। तो इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, इसके द्वारा ये भी बताया गया 2019 में लोगों की जो मौत है वो 73 साल में हुई है, मतलब 73 साल में हुआ करती थी। और अगर हम बात करें 2020 में, तो लोगों की मौत 10 साल मतलब कम हो चुकी है, उम्र 10 साल कम हो चुकी है, 67 पे सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे द्वारा ही क्रिएट करी जा रही हैं, हम ही ऐसी प्रॉब्लम्स लाए जा रहे हैं। अब ये कोरोना वायरस ही ले लो, ये भी कैसे आया, अपने आप तो आया है नहीं, ये ह्यूमन का ही काम था जिसकी वजह से पैंडेमिक देखने को मिला। इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग खुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं सब लोगों को। नाउ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक अलग हो जाएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस रिपोर्ट में रिलीज करा गया जो हार्ट डिजीज है ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। भाई दिल की जो ये बीमारी थी ये सबसे टॉप के ऊपर है, सबसे ज्यादा जो लोगों की मौत हुई है। और अगर हम बात करें पिछले 20 सालों में, तो ये हार्ट डिजीजेस टॉप पे रही है, दिल की बीमारियां टॉप पे रही हैं, हार्ट अटैक लाइक बहुत सारी चीजें। हार्ट डिजीज अगर हम बात करें तो 60% यहाँ पे कवर करती है डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेस, यानी कि 16% जो लोगों की मौतें होती हैं वो हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं, ठीक है। और हार्ट डिजीज की जो मौत है वो इंक्रीज हो चुकी है, कहां से 2 मिलियन हुआ करती थी 2000 के अंदर, और 2019 के अंदर देखें तो 9 मिलियन डेथ हुई हैं इस हार्ट डिजीज से। दूसरी बीमारी टॉप पे ट्रेंड कौन सी करी है, वो है डायबिटीज और डिमेंशिया। डायबिटीज और डिमेंशिया वर्ल्ड की टॉप 10 के अंदर आती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पर और भी बीमारियां बताई गई हैं। 2019 के अंदर न्यूमोनिया भी था और बहुत सारी लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी थे जो कि डेडलीस्ट साबित हुए हैं, जिनकी वजह से भी बहुत सारी मौतें हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें HIV और एड्स की, तो फिर ये थोड़ा मतलब इससे डेथ कम हुई है। हमने HIV को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है, हमने एड्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें, टीबी की, तो उसको भी हमने अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है, टीबी की मौत भी बहुत कम हुई है, ठीक है। लेकिन हार्ट डिजीज, निमोनिया और ये सारी चीजें जो हैं इनसे ज्यादा डेथ हुई हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई थी। और उसके बाद ये बताया गया कि जो 2000 है, 2000 में जो आप कह सकते हो एवरेज ऑफ मोर देन 73 ईयर्स, मतलब कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो लोग हैं उन वो 2019 के अंदर कितने सबसे ज़्यादा जो लोगों की मौत हुई है वो हुई है 73 साल के अंदर में। नाउ जो 2020 के अगर हम कंपैरिजन करें, एक सेकंड गाइस, सॉरी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये हमने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। ये क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 2000 में, सन 2000 में जो लोगों की डेथ हुआ करती थी वो 67 में हुआ करती थी। आज के टाइम पे लोग ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है। ये तो सर्वे, ये ज़्यादा जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, इसमें हमने 2 लाइनें मिस भी कर दी हैं। 2 लाइनें यहाँ पे मैंने पोस्ट नहीं करी, 2 लाइनें टाइप नहीं करी यहाँ पर PDF में, वो 2 लाइनें अलग थी। देखो ये 2 लाइन का मतलब समझो पहले तो। ये क्या है, 2000 के अंदर लोगों की मौतें 67 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन 2019 में 73, यानी कि लोगों की लॉन्गिटिविटी, लोगों की जो उम्र है वो थोड़ी सी लंबी दिखाई दी है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजीज को हमने कंट्रोल किया है, एड्स को और ट्यूबरक्लोसिस को। इनकी वजह से जो है मौतें काफ़ी कम हुई हैं। लेकिन बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जिनकी वजह से उम्र में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिनकी वजह से डेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और कम उम्र के अंदर डेथ हुई है, ठीक है। वो 2 लाइनें यहाँ पे मिस हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्लियरली, ओके। नाउ आगे बढ़ेंगे और आएंगे लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात हो रही है काजीरंगा, मिनी काजीरंगा के बारे में।
देखो बहुत सारे कैटल्स हैं जो कि देखो मिनी काजीरंगा जिसे बोला जाता है वो है एक पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी है। इसके अंदर इस सेंचुरी में सबसे ज्यादा राइनो पाए जाते हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा राइनोज हैं, वन हॉर्न राइनोज, वो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में है। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे कैटल हैं जो कि इन जो राइनोज इनकी जगह ले रहे हैं, ठीक है। और ये चीज नोट डाउन कर लो, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा कहा जाता है, मिनी काजीरंगा कहा जाता है। ओके, ये तो जो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। साथ ही साथ कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मोरी गांव में ये डिस्ट्रिक्ट, मोरी गांव के अंदर ये लोकेटेड है। मोरी गांव 45 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से, ठीक है, जो कि कैपिटल है आसाम की। नाउ अगर हम बात करें 1987 में जो पोबीतोरा है इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था। कब? 1987 में। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बहुत सारे राइनोसोरस पाए जाते हैं। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा राइनोसोरस हैं वो पोबीतोरा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में पाए जाते हैं। इसी वजह से जो हमारा पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे मिनी काजीरंगा बोला जाता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ये पोबीतोरा, और बहुत आप कह सकते हो मोर देन 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इधर से उधर करती हैं, उनके लिए ये घर भी है। और बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं जिनका ये घर है, ये पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर होता है इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त। लेक्चर हालांकि लंबा हुआ है लेकिन बहुत डीपली हम लोगों ने कवर किया है। सारे करंट अफेयर्स को आपने अच्छी तरीके से देखा है तो आप सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।